हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग मल्टीपल कंपनीज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो हो गया सर्वोटेक। सर्वोटेक के बारे में क्यों बात करें? क्योंकि देखो, मुझे बहुत सारा रिक्वेस्ट आता है कि सर सर्वोटेक पे वीडियो बनाए, सर्वोटेक पे वीडियो बनाए। एक्चुअली ये पास्ट का बहुत बड़ा मल्टीबैगर कंपनी है, तो मे बी दिस इज वाई कि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर इसमें इंटरेस्टेड है। तो सबसे पहला मेरा यहाँ पे क्या टेक है, तो पहले इस कंपनी का काम समझो। ये कंपनी का काम क्या है? पहले तो सोलर इन्वर्टर बनाती है कंपनी। सोलर इन्वर्टर का क्या काम है? जो अपना सोलर मॉड्यूल है ना, वो डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करती है, तो उसको अल्टरनेटिव करंट पे बनाना, क्योंकि बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वहाँ पे। हमने बहुत सारे वीडियो में बताया। सिंपल सा बात समझो, जो डायरेक्ट करंट बनेगा ना, जो सोलर मॉड्यूल प्रोड्यूस करेगा, उसको अल्टरनेटिव करंट में चेंज करेगा। करंट दो तरह का होता है, डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट। तो पहला बिजनेस वर्टिकल हो गया सोलर इन्वर्टर का। दूसरा हो गया लिथियम आयन बैटरी पैक। लिथियम आयन बैटरी पैक यही जो अपना बेस वगैरह का बैटरी बनता है, उसके अलावा ई रिक्शा वगैरह में भी लिथियम बैटरी यूज होता है, एंड इलेक्ट्रिक व्हीलर में भी आपको आज के टाइम पे लिथियम बैटरी यूज होता है। क्यों? क्योंकि वो कम जगह पे ज़्यादा चार्ज रख सकता है। सिंपल सा बात है। उसके अलावा क्या है? बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम क्यों? बैटरी एनर्जी, क्योंकि ऑलरेडी लिथियम बैटरी पैक बनाते हैं, तो बेस पे भी तो ये अपना बैटरी बेच सकते हैं ना। उसके अलावा डीसी फास्ट चार्जर। ये फास्ट चार्जर का जो बिजनेस है, इसमें इसका एक तरह से बना लो पीएसयू में तो एक तरह से अच्छा खासा पकड़ है। ये लोग कराते क्या है? 120 किलोवाट का चार्जर बनाते हैं, 180 किलोवाट का चार्जर बनाते हैं, 240 किलोवाट का भी चार्जर बनाते हैं, एंड ये आपको 1 मेगावाट का चार्जर पे काम कर रहा है। अगर 1 मेगावाट का चार्जर बना देंगे तो वो बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाएगा इनके लिए, क्योंकि एक साथ तब आप 15-20 गाड़ी को चार्ज कर सकते हो। तो इससे क्या होगा? इलेक्ट्रिक व्हीकल और फिजिबल हो जाएगा। एक बार बता देता हूँ, इस कंपनी का पकड़ आपको पीओसीयू में बहुत अच्छा है। 60 से 65% का इनका मार्केट शेयर है वहाँ पे। लेकिन एक्जिकॉम आपको पब्लिक चार्जिंग वगैरह में अच्छा सॉफ्टवेयर वगैरह देती है, अच्छा उनका प्रेजेंस है। पब्लिक चार्जिंग आपको हो गया, फिर हाइब्रिड चार्जिंग, ये जो हाईवे वाला चार्जिंग है उसमें एक्जिकॉम का पकड़ अच्छा खासा है। तो इसका बिजनेस वर्टिकल हमने क्या समझा? पहला सोलर इन्वर्टर का, दूसरा आपको लिथियम आयन बैटरी पैक बेस का हो गया, एंड देन आपको डीसी फास्ट चार्जर। ये सब आपका मेन बिजनेस वर्टिकल है। उसके अलावा इनका मेंटेनेंस वगैरह से भी पैसा आता है। जो ये गवर्नमेंट वगैरह के लिए काम करते हैं, उसका मेंटेनेंस वगैरह भी करते हैं, एनुअल मेंटेनेंस वगैरह, ऑपरेशनल मेंटेनेंस, तो वहाँ से भी पैसा आता है। ये इनका 5 बिजनेस वर्टिकल हो गया। तो मेरा फ्यूचर को लेकर क्या कहना है यहाँ पे? देखो, मैनेजमेंट क्या बोल रही है कि हम अपने हिस्टोरिकल ग्रोथ रेट को कंटिन्यू करेंगे। कोई नंबर नहीं दिया, लेकिन बोला हिस्टोरिकल ग्रोथ रेट को कंटिन्यू करेंगे। तो मैंने चार्ट जाके देखा, तो यहाँ पे क्या सीन है कि ये आपको रेवेन्यू को अपने 50% के आसपास से ग्रो कर रहे थे, 50% के ऊपर से नॉर्थ पे ग्रो कर रहे थे, एंड प्रॉफिट को 100% से ज्यादा के सीजर से पिछले 5 साल में ग्रो किया। तो मैं एज्यूम करता हूँ कि 100% से प्रॉफिट को ग्रो कर लेंगे, तो उसके हिसाब से तो ये अच्छी डील बनती है। क्यों? 100% का सीजर ही अचीव कर देंगे, एंड पी रेशियो आज के टाइम पे 60 के आसपास है, तो 0.6 का पेग बनता है। तो कंपनी एक अच्छी डील है। पर एज ए इन्वेस्टर, जहां पे मार्केट में हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटी है, हमें सेट करना है सिर्फ 15 से 20, तो क्या ये उतना अच्छा चॉइस है? जो मैं अपना टेक दूंगा, आई कैन बी रॉन्ग हियर ऑल्सो। तो मैं यहां से ढूंढने गया, क्या डू आई हैव इनफ सपोर्टिव एविडेंस कि बिलीव ये कंपनी 100% की शेयर से बॉटम लाइन ग्रो कर सकती है। देखो, मेरे को थोड़ा मतलब उतना कॉन्फिडेंस नहीं आया। हो सकता है ये कर दे, हो सकता है नहीं भी करे, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस नहीं डेवलप हुआ। रीजन बीइंग क्या है ये समझो। सोलर वर्टिकल का इन्होंने क्या नंबर दिया हुआ है कि हम लोग 25,000 यूनिट पर मंथ कैपेसिटी बनाएंगे, मतलब 25,000 पर मंथ ये लोग सोलर इन्वर्टर बनाएंगे। पर क्या मैं यहां से रेवेन्यू कैलकुलेट कर सकता हूं? इज इट इनफ फॉर मी? नहीं कर सकता हूं। तो मुझे यहां से डेटा नहीं मिल पाया। लिथियम आयन बैटरी बैक पे ये क्या बोल रहे हैं? 60,000 पर साल बनाएंगे, पर किस रेटिंग का बनाएंगे, किसके लिए बनाएंगे, बेस के लिए क्या बनाएंगे? अगेन आई डोंट हैव डेटा। तो मेरे पास ना बेस के लिए डेटा है, ना लिथियम आयन बैटरी पैक के लिए डेटा है, ना डीसी फास्ट चार्जर कितना बनाएंगे उसके लिए डेटा है मेरे पास। तो आई जस्ट अवॉइडेड। अगर आप यहीं पे क्या करते ना, जैसे सोलर इन्वर्टर का जो एक्चुअल मैट्रिक होता है उसमें आप दे देते, देन आपको लिथियम बैटरी में आप ये बताते कितना गीगावाट आपका फैसिलिटी है, तो बेटर रहता। ठीक है, तो आप अगर ऐसे मुझे देते नंबर्स, तो इट वुड बी हैविंग इजियर फॉर मी टू प्रोजेक्ट कि आप कितना रेवेन्यू कर सकते हो। सिमिलरली डीसी फास्ट चार्जर में कितना फास्ट चार्जर बना सकते हैं फ्यूचर में, अगर वो देता तो इट विल बी इजियर फॉर मी टू कैलकुलेट कितना रेवेन्यू कर सकते हैं। कुछ तो गाइडेंस देना था ना, मतलब कंक्रीट की आपका इतना यूनिट से नहीं होता है, आप कितना फोन बना सकते हैं इससे नहीं होता है, आपका फोन का एवरेज प्राइस क्या होगा ना, वो भी आपको देना पड़ेगा, तभी तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूं ना। तो मेरे पास वो डेटा बैक्ड एविडेंस नहीं आ रहा है, जिससे मैं ये एज्यूम करूं कि अगले 5 साल, अगले 3 साल ये 100% के सीआर से ग्रो कर सकते हैं। इवन दो इफ दे ग्रो एट 100% सीएजीआर, तो पेग रेशियो 0.6 का बनता है ना। तो रिन्यूएबल स्पेस में, इसी स्पेस में ज्यादा बेटर कंपनी है जो कि कम पेग पे मिल रही है। एंड तो कंक्लूड करूंगा
कि कंपनी अच्छी काम करती है, लेकिन आई डू नॉट हैव इनफ डेटा। मैनेजमेंट का बोलना है कि ये रफली 100% से बॉटम लाइन को ग्रो कर सकते हैं। ये मेरा टेक है, आप अपना डिसीजन अपने एनालिसिस के हिसाब से लोगे। दैट्स ऑल, नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन। अब मैं दूसरी कंपनी पे जाता हूँ, उसका भी बहुत सारा रिक्वेस्ट आता है मुझे। उस कंपनी का नाम है पर्पल यूनाइटेड। पर्पल यूनाइटेड को बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इट इज कैन बी नेक्स्ट V2 रिटेल। देखो, V2 रिटेल और इनका बिजनेस अलग है। ये लोग क्या करते हैं ना, आपको ये बच्चों के लिए प्रीमियम कपड़े बनाते हैं, ठीक है। सिंपल सा बात है, बच्चों के लिए प्रीमियम कंपनी बनाते हैं। इनका आपको तीन रेवेन्यू स्ट्रीम है। पहला तो ये आपको रिटेल वगैरह से बेचते हैं, अपना स्टोर से बेचते हैं। उसके अलावा ये ऑनलाइन वगैरह भी बेचते हैं। जो इनका स्टोर से रेवेन्यू आता है वो 40% के आसपास आता है। तो मेरा यहाँ पे क्या टेक है, देखो इनका जो आज के टाइम पे FY25 में नंबर ऑफ स्टोर्स था वो था 43, उसको बढ़ा के इन्होंने 111 कर दिया। एंड इस क्वार्टर में सिर्फ उन्होंने 5 ऐड किया है, तो इट्स नॉट इंप्रेसिव, ठीक है। एंड दूसरा बात क्या है कि मैं पर्सनली, आपको तो पता ही होगा, मैं ऐसे सेक्टर में पैसा लगाता नहीं। मैं कपड़ा बेचने वाली कंपनी में कितना भी अच्छा ऑप्टिमाइजेशन हो, कितना भी अच्छा काम करे, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं होता। सिंपल सा बात क्या है ना कि ऐसे इंडस्ट्री में कोई कंपनी बहुत फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन करेगी ना, तब वो पैसा बनाएगी। लेकिन वही कोई ग्रोथ सेक्टर है, फॉर एग्जाम्पल मान लो ग्रीन अमोनिया, जो कि आज के 2 साल 3 साल बाद आए, इसमें स्टार्टिंग से ना जीरो से स्टार्ट होगा, तो चांसेस है कंपनी का पैसा बनाने का ज्यादा। और वो मैंने कैसे पता किया, वो मैंने हिस्टोरिकल डेटा से। आप हिस्टोरिकल डेटा देखो किसी भी कंपनी का, अगर वो टोटली इमर्जिंग सेक्टर है, वहां पे सक्सेस होने का चांसेस ज्यादा होता है, सक्सेस रेट ज्यादा होता है कंपेयर टू एक ऑलरेडी कपड़ा का इंडस्ट्री बहुत बड़ा है। कपड़े का इंडस्ट्री में ये लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा प्रीमियमाइजेशन कर रहे हैं, वही तो कर रहे हैं ना, और तो कुछ एक्स्ट्रा है नहीं ऐसा कि बहुत तोड़ के तोप काम कर रहे हैं। मेरे हिसाब से तो नहीं लग रहा है। सब इन्वेस्टर का अपना अपना अलग माइंडसेट होता है। मैं इसी माइंडसेट से इन्वेस्ट करता हूं, ये बात समझो। दिस इज वाई मेरे लिए ऐसी कंपनी इंटरेस्टिंग नहीं होती है। जो मैं 8-10 सेक्टर बोलता हूं, ईवी हो गया, EMS हो गया, डिफेंस हो गया, डेटा सेंटर हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, वाटर इंफ्रा हो गया, मैं ऐसी ही सेक्टर में आपको इंटरेस्टेड होता हूँ। रिन्यूएबल हो गया, ग्रीन हाइड्रोजन हो गया, बेस हो गया, ये सब सेक्टर में इंटरेस्टेड होता हूँ, जहां पे मुझे लगता है कि इसके बिना देश का काम नहीं चल सकता है। दैट्स ऑल। मैं ये कपड़ा वगैरह बेचने वाली कंपनी में प्रीमियम करके बेचे, कुछ भी करके बेचे, मेरा इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता है। और सीन क्या है यहाँ पे, FY25 में 43 स्टोर था इनके पास, FY26 में 111 करेंगे, एंड Q1 में सिर्फ 5 ऐड किया है। क्या ये इसको एक्सेलरेट नहीं कर सकते? मेरे सबसे एक्सेलरेट कर सकते हैं, बट स्टिल इट्स कंपनी लाइक दीज आर नॉट इंटरेस्टिंग टू मी। आप अपना डिसीजन अपने सोच के हिसाब से लो। नेक्स्ट V2 रिटेल तो बिजनेस दोनों का थोड़ा थोड़ा अलग है, तो नेक्स्ट V2 रिटेल आप बोल नहीं सकते हो अभी आज के टाइम पे। क्या मतलब नीश क्या है, नीच ये कि प्रीमियम का कपड़ा बनाते, क्या वो फास्ट काय नहीं बनाती है, क्या वो बेबी हक्स नहीं बनाती है? सीन वही है कि मुझे उतना कोई ऐसा नहीं होता ना कि मोट लगे अलग से, जो अलग से अट्रैक्ट कर दे मुझे, कि बिजनेस ही इतना अच्छा हो कि अरे यार क्या बिजनेस है, वैसा टाइप का मुझे फील नहीं आता। अगेन मेरा पर्सनल थिंकिंग है, मैं ऐसे ही सोचता हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ये बात पे ध्यान देना। एंड ना ग्रोथ ये उतना अच्छा कर रहे हैं। और आता हूँ फिर उसके बाद और कुछ कंपनी के बारे में भी बात करना था मुझे। वो सब क्या था, तो सबसे पहला जो बात करना था मुझे, तो वारी एनर्जी का करना। वारी एनर्जीज का एक अपडेट आया है। वारी एनर्जी का क्या अपडेट आया कि इन्होंने अपना गैस का 5.5 गीगावाट जो कंटेनराइज वाला वो एक्टिव किया। देखो पहली बात ये समझो, ये कंटेनराइज सॉल्यूशन है, इसमें उतना हाई मार्जिन नहीं होगा। अगर मान लो आज से ये बेचने भी लग जाए ना, इसमें उतना हाई मार्जिन नहीं होगा। सेल को लेके इन्होंने अपडेट नहीं दिया। क्या होगा ना, देखो बैटरी का रॉ मटेरियल होता है सेल्स, तो जब तक ये सोलर सेल्स बैटरी सेल्स खुद का नहीं बनाएंगे, वो मार्जिन 25-30% पर नहीं आएगा। भले रेवेन्यू ऊपर जाए, लेकिन एबिटा इनका थोड़ा बहुत डिक्लाइन ही होगा। इसके वजह से हो सकता है सोलर सेल्स की वजह से अप हो जाए, लेकिन इनका जो भी मार्जिन होगा कंटेनराइज सॉल्यूशन में 15% अधिक से अधिक हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो मेरा क्या कहना है यहाँ पे, मेरा कहना है देखो मैं पहले ही बता चुका हूँ, FY27 इन टर्म्स ऑफ आपको रेवेन्यू अप उतना बड़ा ड्राइवर नहीं हो सकता, क्योंकि बेस मान लो 5 गीगावाट भी है ना, अधिक से अधिक कितना रेवेन्यू कर सकती है, 5,000, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। 30% का किक मिलेगा अधिक से अधिक इनको बेस के वजह से। इनका सोलर मॉड्यूल की वजह से थोड़ा बहुत मिल सकता है, सोलर मॉड्यूल की वजह से, लेकिन बैटरी की वजह से नहीं मिल सकता है उतना ज़्यादा मेरे हिसाब से तो। एंड FY27 विल बी मेरे हिसाब से कंसोलिडेशन का स्टेज होगा उनके लिए, जब धीरे धीरे पूरा बेस अप होगा ना, इनका इलेक्ट्रोलाइजर अप होगा। मे बी FY28 का सेकेंड हाफ एंड 29 में इनका रेवेन्यू आपको थोड़ा इंक्रीज होते हुए दिख सकता है, शूटअप होते हुए दिख सकता है। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि FY27 में इतना ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये बात समझो 12 गीगावाट का मॉड्यूल बेचा है इन्होंने FY26 में, 16-17 भी बेचेंगे तो कितना किक है, सिर्फ 25% का यहाँ से आएगा, थोड़ा बहुत उधर से आएगा, 30% तक ग्रो करेंगे, लेकिन फिर डिप्रिसिएशन बढ़ेगा इनका सोलर सेल की वजह से, तो वो उतना ज़्यादा फ्लो नहीं होगा।
जैसे मैनेजमेंट ने बोला है 20 से 30% एबिटा बढ़ेगा हमारा। आई थिंक ऑपरेटिंग एबिटा का उन्होंने बात किया है, तो हो सकता है अदर इनकम की वजह से पैट थोड़ा सा नीचे, मेरा ऐसा मानना है। अगेन ट्रैक करते रहो, ये जो 5.5 गीगावाट है इससे रेवेन्यू कितना हो सकता है। मान लो कंटेनराइज सॉल्यूशन देते हैं तो 1200 पर गीगावाट आ सकता है। मान लो 80% कैपेसिटी यूटिलाइज कर ले तो कितना 4 गीगावाट अधिक से अधिक बना सकते हैं, क्योंकि अब कितना टाइम बचा हुआ है, मतलब इसमें इस साल में 7 से 8 महीना बचा हुआ है, तो कितना बना लेंगे। मान लो अधिक से अधिक बहुत अच्छा काम करे तो 4 गीगावाट बना लेंगे। क्या डिमांड अभी उतना ज़्यादा आ गया, उतना ज़्यादा अभी तो नहीं आया है, FY 28-29 में आएगा। तो मुझे लगता है 3 से 4 हज़ार करोड़ का रेवेन्यू ये यहाँ से कर सकते हैं अगर सब कुछ ऑप्टिमिस्टिक रहा। उसके अलावा ये 16 गीगावाट अगर मॉड्यूल बेच देते हैं तो वो अलग बात है। आप अपना रफ कैलकुलेट कर लो, 12 गीगावाट का इन्होंने बेचा था आपको FY 26 में, उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लो, तो मुझे FY 27 के लिए उतना बड़ा डेल्टा नहीं लगता है। एंड अगेन ऑपरेटिंग एबिटा का भी उन्होंने वही 20 से 30% का आसपास का गाइडेंस दिया हुआ है। FY 27 सेकेंड हाफ से असली मजा आना वारी एनर्जी में शुरू होगा। पर मेरा सवाल यही है यहाँ पे, क्या मार्केट वेट करे ये? अगर मार्केट को अच्छे डेवलपमेंट्स होते हुए दिखेंगे, अच्छे ऑर्डर मिलते हुए दिखेंगे वारी एनर्जी को, मे बी मार्केट वांट टू वेट। आप समझ रहे हो सीन क्या बोल रहा हूं। नंबर हो सकता है इनका FY 28-29 में ज्यादा एक्सेलरेशन हो, लेकिन क्या मार्केट वेट करेगी? मार्केट तो हमेशा भविष्य का देखती है, वही बड़ा क्वेश्चन है मेरे मन में वारी एनर्जीज को लेके। तो अब आते हैं टेक इन्फोसेक को। टेक इन्फोसेक को लेके भी मुझसे काफ़ी लोग सवाल करते हैं। देखो टेक इन्फोसेक को लेके ना मेरा मिक्स्ड ओपिनियन हमेशा से रहा है। पहला क्या है कि ये यूएस गवर्नमेंट में हायर किया है, नंबर अच्छा आया, नंबर में इन्होंने Q1 में अच्छा नंबर रिपोर्ट किया। बोल रहे हैं हम 20% पर क्वार्टर ग्रो करेंगे, दैट इज Q2 में हम 20% रेवेन्यू को ग्रो करेंगे, समवेयर अराउंड 24 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे। Q1 में अगेन 10% का, Q3 में 10% का होगा, एंड ओवरऑल हम लोग FY 27 में 100 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे। उसके बाद हम लोग अपने रेवेन्यू को लगभग वहां तक ले जाएंगे, 1000 करोड़ तक ले जाएंगे, थोड़ा गवर्नमेंट में पेनिट्रेट करेंगे, ऐसे करके हम लोग अपने रेवेन्यू को बढ़ाएंगे। तो क्या नॉन अचीवेबल है? मेरे हिसाब से अचीवेबल है। मुझे एक चीज जो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम लगता है ना, वो क्या है, विजय केडिया का प्रेजेंस। आप बोलोगे सर ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है ना कि ये कंपनी को अगर किसी दिन चाहे ना विजय केडिया बेच दे, क्योंकि आप ये देखो एक टाइम ऐसा था कि जब इस कंपनी का शेयर को तोड़ा जा रहा था, ठीक है, तब क्या फ्लैशिंग हेडलाइन आता था कि विजय केडिया सेल कर रहा है। तो मुझे लगता है इस कंपनी का जो वैल्यूएशन है ना, मे भी शायद विजय केडिया की वजह से थोड़ा ज्यादा है। कल को विजय केडिया का मन किया बेच देने का, ऐसा नहीं हुआ कि टेक इन्फोसेक खराब हो जाएगा। कल को अगर उनको मन हुआ कि मुझे कहीं और पैसा लगाना है, कहीं और बेहतर अपॉर्चुनिटी लग रहा है, तो इस शेयर का क्या होगा? मतलब उनके दम पे मुझे लगता है बहुत चीज की मार्केट उनकी वजह से इनको अच्छा वैल्यूएशन दे रही है, मे बी, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही होता है जब कोई बड़ा इन्वेस्टर कहीं पे चला जाता है उसको ज्यादा वैल्यूएशन दे, और बड़ा इन्वेस्टर तो यहाँ पे अच्छा खासा माल लेके बैठा हुआ है 8-9% का। तो यहाँ पे यही सीन है कि मुझे बस ये थोड़ा सा लगता है कि विजय केडिया का नाम से इस कंपनी को वैल्यूएशन मिल रहा है। कल को विजय केडिया का मन क्या तोड़ने का या यहाँ से निकलने का, जस्ट बिकॉज कि उनको कहीं अच्छा बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, तो उनको मन किया कहीं जाने का, तो क्या होगा? तो क्या मार्केट इसको निगेटिवली रिएक्ट नहीं करेगी, तो इसको आधा कर देगी यहाँ पे, ठीक है, शेयर प्राइस को। कंपनी के बारे में यही है कि डेवलपमेंट्स वर गुड, Q1 का रिजल्ट अच्छा आया, Q2 का रिजल्ट देखो 24 करोड़ का, मुझे लगता है कर देंगे। नंबर ऑफ कस्टमर ग्रो हो रहा है, क्वालिटी ऑफ कस्टमर भी ग्रो हो रहा है, एंड अगेन ट्रैक करते रहो। ऐसे बिजनेस में मेरा एक बार में पूरा कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होता, मैं थोड़ा थोड़ा करके लूंगा ऐसी कंपनी को। आई डोंट होल्ड एनी पोजीशन इन टेक इन्फोसेक, आई एम एक्सप्लोर, क्या बोलते हैं इसको, मैं बता रहा हूँ, नॉट ए बाय सेल रिकमेंडेशन पे लेना इसको। यही है बात, टेक इन्फोसेक को लेके कंपनी अच्छा कर रही है। कंपनी को अच्छा करने के लिए आपको गवर्नमेंट में एंटर मारना पड़ेगा यूएस में, जिसके लिए ऑलरेडी ये लोग हायर कर चुके हैं। एंड टारगेट ऐसा नहीं कि नॉन अचीवेबल लगता है, बस थोड़ा थोड़ा ट्रैक करते रहो कैसे कैसे होता है। एंड ऐसे तरह के कंपनी में आपको जर्नी खेलना पड़ेगा। एक ट्रिगर मिले तो थोड़ा और एक्यूमुलेट करो, फिर एक ट्रिगर मिले थोड़ा और डालो। एंड सबसे बड़ा नेगेटिव ये लगता है कि विजय केडिया का नाम, अगर विजय केडिया नहीं होते तो डेट उन्होंने बेटर फॉर मी, ठीक है, विजय केडिया नहीं होते यहाँ पे, तो क्या होगा ना, कल को विजय केडिया अगर 1% माल बेचेगा ना, तो मार्केट इसको ज़्यादा तोड़ देगा। तो वो अनसर्टेनिटी मुझे पसंद नहीं है। आई वुड प्रीफर कि अगर ना रहते तो ज़्यादा बेटर रहता है यहाँ पे। अगेन मेरा पर्सनल एनालिसिस है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, इस बात को समझ लो, मैं इस तरीके से सोचता हूँ, दैट्स ऑल। अब मैं एक और कंपनी का बात करूँगा, वो है एमटाटेक के बारे में। देखो एमटाटेक से एक लेसन लो। लेसन क्या है कि कोई भी कंपनी अगर 200-250 के पी पे है ना, नो मैटर कितना भी अच्छा रिजल्ट कर रही है, अगर वो 100-200% से अपने बॉटम लाइन को ग्रो नहीं कर सकती है ना, तो स्टे अवे फ्रॉम इट। क्या है, मान लो अगर ये 200 के पी पर ट्रेड कर रही है, कितना भी अच्छा बिजनेस क्यों ना हो, इसको इस पी को सस्टेन करने के लिए 200 के CAGR से ग्रो करना पड़ेगा। मान लो ये 100 CAGR से भी अगर प्रॉफिट को ग्रो करते हैं तो इसका पेग रेशियो 2 बनेगा। पेग रेशियो 2 क्या सस्ता है? मेरे हिसाब से पेग रेशियो 2 बहुत महंगा है।
वन शुड स्टे अवे फ्रॉम, छोड़ दो एमटार टेक का नाम हटाओ, कोई दूसरी कंपनी भी होती है अगर 2 के पेक पर ट्रेड करती, आई वुड नॉट हैव बीन कंफर्टेबल। तो ऐसे केस में क्या होता है, वैल्यूएशन ऊपर जा रहा होता है, कोई आदमी जो इसका ऑपरेटर होते हैं उसको और ऊपर लेके जाएंगे, तक सोचेगा ऊपर ले जाकर मैं डंप करूंगा, डंप भी करना है तो मुझे नीचे क्यों करूँ, थोड़ा और ऊपर ले जाकर डंप करूंगा, तो इसके लिए इनका वैल्यूएशन थोड़ा और ऊपर चला जाता है। तो डेट्स ऑल, मैं यहीं से यही बताना चाह रहा हूँ, गाइडेंस का भक्त मत बनो, गाइडेंस का ब्लाइंड फ्लोर मत बनो। गाइडेंस एक अपना जगह है, गाइडेंस इज वन इनपुट। अगर आपको कोई डिसीजन लेना है तो एक इनपुट है गाइडेंस, बस। गाइडेंस के अलावा बहुत कुछ होता है। एंड या अगर किसी को लगेगा वैल्यूएशन, जो मार्केट ऑपरेटर्स होते हैं वो अच्छी ज़्यादा वैल्यूएशन पे कंफर्टेबल नहीं होते हैं, तो वो वहाँ पे डंप करेंगे। और एक अभी तो खराब न्यूज़ भी नहीं आया, खराब न्यूज़ आना शुरू होगा तो सोचो क्या होगा, ठीक है। खराब न्यूज आना शुरू होगा तो ये 50% भी गिरेगा, 30% डाउन है अपने रिसेंट हाई से। तो मैं यही बता चाह रहा हूँ, रिस्क रिवार्ड रेशियो को हमेशा फेवरेबल रहकर अपना डिसीजन लो ना। मार्केट में बहुत सारी कंपनी है, आपको 20-30 कंपनी सेलेक्ट करना है मैक्स टू मैक्स, ठीक है। थोड़ा एक्सपीरियंस हो तो 15-20 कंपनी सेलेक्ट करना है, तो इतना सेलेक्ट नहीं कर सकते। क्यों रिस्क रिवार्ड फेवरेबल नहीं है वहाँ पे घुसना है, वहाँ घुसो ना जहाँ पर रिस्क रिवार्ड फेवरेबल है। कोई अभी चलेगा, कोई थोड़ा बाद में चलेगा, लेकिन अगर अच्छा एनालिसिस करके लोगे, अच्छी कंपनी को तो चलेगा ही चलेगा। एंड ये यूफोरिया में मत पड़ो कि एमटाटेक भाग रहा है पिछले 1 साल में 5 गुना हो गया है, तो यूफोरिया में मत पड़ो। योर डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन योर एनालिसिस एंड डेटा बैक्ड, मेरे हिसाब से। अगेन, नन ऑफ द शेयर डिस्कस वेयर बाय सेल रिकमेंडेशन, अपना क्या बोलते हैं डिसीजन अपने एनालिसिस के हिसाब से लेना। एंड दैट्स ऑल। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। एंड बाय।